मुझे इंसान के लिए नहीं गाना। इंसान क्या करेगा, सुनेगा, तारीफ करेगा, भूल जाएगा। मैंने सिर्फ मंदिर में गाना शुरू किया। अपने आप से सवाल जवाब जब इंसान करने लगता है ना, उसके बहुत सारी चीजें खुलनी शुरू हो जाती है अंदर से। जो कनेक्शन आप लोग को सुनाई देता है ना आवाज में, वो मेरा है ही नहीं। सच बोलो तो मेरे पास मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा गाना तक नहीं है। बहुत ही प्यारा लग रहा है सचिन वाल्मीकि, एकदम माइंड इज ब्लोइंग। तो आदतें अच्छी थी। हाथ तो पहला है, तोते की चोंच टूटी और टूटी चोंच का तोता। तोते की चोंच टूटी, टूटी चोंच का तोता। तोते के चोंच। जो कुछ पे हूँ, कैसे हूँ पता है। जाना नहीं चाहता था, फिर आप वहाँ पहुँचे और आखिर से पहुँचे ही नहीं। आपने मतलब एक अलग पहचान बनाई। जो अभी मेहनत तुम कर रहे हो ना, ये जारी रखना अपनी मेहनत, इसको रोकना मत। क्योंकि जब क्रिकेटर फील्ड में होते ना, सारे जो लोग फील्डिंग कर रहे होते ना, उनको पता नहीं होती उनकी तरफ बॉल कब आएगी, और रेडी खड़े रहते हैं सारे, है। सबको ऐसा लगता है कि बॉल आएगी, छोड़ूंगा नहीं, कैच करूंगा। बस वो फील्डिंग अपनी करके रखनी, रेडी है ना, बॉल तुम्हारे पाले में आएगी 100%। और शो में एक ये भी था कि आप हंसते बहुत कम है, तो क्या असल जिंदगी में भी ऐसा है? टूटता ना अंदर से इंसान। मैं भी टूटा हुआ है। मैं पूरा एक साल मेरे घर के ऊपर वाले रूम में बंद रहा, मतलब 1 साल तक मैं किसी से भी नहीं मिला हूँ। सुबह 8 बजे घुस जाता था घर के अंदर ऊपर रूम में, और रात 11 बजे तक सिर्फ चिल्ला रहा हूँ, सिर्फ चिल्ला रहा हूँ, गा रहा हूँ। हेलो नमस्कार दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम इनटू योर फेवरेट शो टॉक विद राहुल दी आरजे शो, पावर्ड बाय ब्रांडेड बडीज फाउंडेशन। वो कहते हैं कि जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को पार करते हैं, और एक बार चलने का हौसला तो कीजिए जनाब, क्योंकि अच्छे मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी आवाज से लाखों नहीं करोड़ों लोगों को दीवाना बनाया। रनर अप रहे सारेगामापा, और म्यूजिक कोच रहे इंडियन आइडल, सिंगिंग सुपरस्टार, और आज के हमारे सिंगिंग सेंसेशन, लखीमपुर की धरती से मुंबई में छाने वाले, भारत में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले सचिन वाल्मीकि जी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। आपका बहुत 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 स्वागत है हमारे। थैंक यू सो मच राहुल भाई, मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। ऑल प्लेजर माइन। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि लखीमपुर से निकल के इतना कमाल का, इतना बेमिसाल काम करना, ये शुरुआत कहाँ से हुई? मैं अब तक मेरे जितने भी इंटरव्यूज हुए हैं या पॉडकास्ट हुए, तो एक ही चीज़ है, मेरी म्यूजिक में जो गुरु है या जिन्होंने म्यूजिक पहचाना मेरे अंदर का, वो मेरी मम्मी है। ओके। तो मैं आज जो कुछ भी हूँ, वो मेरी मम्मी की वजह से हूँ। मम्मी ने म्यूजिक समझा, सिखाना शुरू किया, पापा ने सपोर्ट करना शुरू किया पूरी तरह से। तो ऑब्वियसली बात है, आपके माँ बाप के सपोर्ट के बिना आप अपनी मनचाही चीज तो नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल। तो ये सफर शुरू हुआ कि आपने मम्मी को कहा मुझे सिंगिंग करनी है, और फुल नहीं, सपोर्ट? यही नहीं, मैंने मम्मी को नहीं कहा। जैसे मम्मी औरतों के बीच ढोलक बजाते ना शादी बारातों में, तो उसमें ढोलक के बीच मुझे भी गवाती थी कि गाओ। ओके। तो उनको समझ में आया कि हाँ ये कर सकता है। तो फिर उन्होंने सिखाना शुरू किया, शीशे के सामने खड़ा करके गवाना शुरू किया कि गाओ, देखो कैसा लग रहा है, मुंह ऐसा लग रहा है किसी ने चप्पल मार के खड़ा करा है। तो ऐसा करते करके मम्मी ने मुझे पूरी तरह से समझाया, गाने लिखवाना, याद कराना। फिर धीरे 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 जैसे एज आगे बढ़ती गई तो समझ बढ़ती गई, फिर खुद से करना शुरू किया। इतना लंबा सफर होगा यहाँ तक ये मैंने सोचा नहीं था, पर बस करते गए और यहाँ तक आ गए। सिंगर बनने का जो, मुंबई जाने का सिंगर बनने का जो डिसीजन था, वो आपने खुद से लिया कि अब मुझे करना है, या उसके पीछे भी पेरेंट्स ही रहे कि नहीं नहीं, यू हैव टू गो मुंबई? नहीं, मुंबई जाने का डिसीजन मेरा था। बेसिकली था क्या, हमने बहुत सारे ऑडिशन दिए। मेरी कहानी नहीं है ये, जितने भी सिंगर्स हैं जो ऑडिशन देते हैं और रिजेक्ट होते हैं, उन सबकी सेम कहानी है कि भाई ऑडिशन देता था, रिजेक्शन मिलता था, देता था, रिजेक्शन मिलता था। फिर एक थॉट आया मेरे अंदर, मुझे नहीं पता ये थॉट कहाँ से आया, क्यों आया, कि मेरे अंदर एक सोच आई कि मेरे को इंसान के लिए गाना ही नहीं है, मुझे इंसान के लिए नहीं गाना था। ओके। हाँ,
तो मैंने फिर मंदिर में गाना शुरू किया। मेरे अंदर थॉट प्रोसेस ये था कि इंसान क्या करेगा, सुनेगा, तारीफ करेगा, भूल जाएगा, ठीक। फिर दूसरा थॉट आया कि अरे कैमरे पे गाना है, तो फिर वापस वही अपने आप से सवाल जवाब जब इंसान करने लगता है ना, तो उसके बहुत सारी चीजें खुलनी शुरू हो जाती है अंदर से। आया आंसर कि कैमरा किसने बनाया, इंसान ने बनाया, मुझे उसके लिए गाना है जिसने इंसान बनाया। तो फिर हम लोगों ने, मैंने और मेरा एक भाई है सौरभ वाल्मीकि, हम लोगों ने मंदिर में बैठ के गाना शुरू किया। आज मैं ढोलक, तबला, ड्रम, कीबोर्ड, पैड, फ्लूट, ये सारे इंस्ट्रूमेंट बजाता हूँ, ओके। ठीक। वो देन मुझे मंदिर की है। तो मैं ऐसा मानता हूँ, मतलब ऐसा मेरा थॉट है कि मुझे जो म्यूजिक सिखाया है या म्यूजिक की जो सही समझ दी है, वो स्वयं भगवान जी से ही मिली है, क्योंकि हम लोग मंदिर में गा गा के बड़े हुए फिर। क्या बात है, वो उसके बाद डिवाइन हाँ एग्जैक्टली जो कनेक्शन आप लोग को सुनाई देता है ना आवाज में, वो मेरा है ही नहीं। सच बोलूं तो मेरे पास मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा गाना तक नहीं है। गाना मेरी मम्मी की देन है, उसमें जो अट्रैक्शन है भगवान की देन है ना। तो मतलब जो कुछ भी हूँ, कैसे हूँ पता नहीं। अगर मम्मी ने पहचाना नहीं होता तो फिर मैं प्रैक्टिस नहीं करता। डेफिनेटली। जब आप सारेगामापा में थे तो पब्लिक के फेवरेट रहे आप, हाँ और सबको लगा भी था कि आप ही विनर होंगे, हाँ पब्लिक जी की नजर में। जी। वो शॉकिंग था आपके लिए जब नाम सुना आपने किसी और का? शॉकिंग, हाँ ऑब्वियसली बात था, क्योंकि एक अच्छी खासी जर्नी करके गया था मैं। बिल्कुल। एक मेरा तो ये था कि मुझे शो पे नहीं जाना है। मैंने बताया ना कि मुझे इंसान के लिए नहीं गाना था। ओके। तो मेरा दोस्त है सुमित, उन लोगों ने बहुत फोर्स करके बोला अरे यार ऑडिशन दे दे, ऑडिशन दे दे, देखते हैं। तो मैंने दिया लखनऊ में ऑडिशन। मेरा ये था कि हो ना हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा माइंडसेट था पूरी तरह से, मैं अपने डिसीजन पे था कि हाँ मेरे को नहीं करना है। नहीं कर। अब जब आप, एक चीज है, जब आप कोई चीज अपनी खुशी के लिए करने लग जाते हो, मैं मेरी सुकून के लिए गाता था, जैसे मंदिर में गा रहे हैं ना कि मुझे उनको सुनाना है, और उनको सुनाते सुनाते मुझे भी सुकून मिलता था गाते गाते। तो जब कोई चीज आप अपने सुकून के लिए करना शुरू करते हो, तो वो चीज ना लिटरली मीन्स, चाहे वो पढ़ाई हो, आपकी आर्ट हो, ड्राइंग हो, कुछ भी हो, जब आपको सुकून मिलना शुरू होता है ना ये करके या पियानो बजा के, तो वो एक्चुअल इबादत हो जाती है। ये सच है। जब आप कोई काम अपने सुकून के लिए करते हो और आपको संतुष्टि मिलती है, आपकी आत्मा प्रसन्न होती है, तब वो काम लिटरली इबादत बन जाता है। और मेरे साथ यही होता था, मैं फिर अपने सुकून के लिए गाता था। मुझे ऑडिशन ऑडिशन दे के आगे नहीं आना था, ओके। पर मेरे दोस्त के कहने पे मैं आया, और मुझे खुद नहीं पता, लिटरली मेरी मम्मी की कसम मुझे नहीं पता कि मैं कैसे फर्स्ट रनर अप हो गया शो का। मेरा ये था कि टॉप 12 में सिलेक्शन हो गया, निकाल दो, अच्छा ठीक, टॉप 10 हो गया, निकाल दो। अब भगवान की मर्जी, उसके आगे अपनी कोई नहीं चलती ना। बिल्कुल। जैसा आपने कहा कि मैं जाना नहीं चाहता था, फिर आप वहां पहुंचे, और आप सिर्फ पहुंचे ही नहीं, आपने मतलब एक अलग पहचान बनाई। और शो में एक ये भी था कि आप हंसते बहुत कम है, तो क्या असल जिंदगी में भी ऐसा है कि आप हंसते कम हैं? अब तो थोड़ा ज्यादा हो गया, अब हंसने लगा हूँ। पर हाँ पहले होता था, मतलब मैं उतना ओपन अप नहीं था किसी के भी साथ। मेरा ऐसा था कि आप बैठे हो, मैं आपसे क्या बात करूं, मैं आपको जानता नहीं, मैं आपसे किस तरह से बात करूं शायद, या किस टॉपिक पे बात reserve करूं। हाँ बहुत रिजर्व था, बहुत ज्यादा रिजर्व था। तो वो ही इम्पैक्ट शो में हाँ। दिख रहा था। ओके। क्या जैसे एक्टिंग लाइन में नेपोटिज्म होता है, क्या म्यूजिक इंडस्ट्री में भी है? आपका ऐसा देखने को मिला? है, होता है, होता है। सो ऐसे बहुत सारे डिजर्विंग टैलेंट हैं जो शायद बहुत सारे, बहुत सारे, पीछे रह जाते हैं। बहुत सारे। अभी मैं, कृष्णा बेवरा जी हैं जिनका गाना सबकी जबान पे है, मौला मेरी ले ले मेरी जान। एग्जैक्टली। और भी बहुत सारे गाने गाए, टुकरा के मेरा प्यार मेरा इंत, उनके साथ भी बहुत सारी चीजें हो रही, मैं उनके सारे पॉडकास्ट देखता हूँ। तो एक टाइम के बाद ना फिर वो फ्रस्ट्रेशन में चेंज हो जाती है चीजें, जब इंसान अपना 100 नहीं मतलब 2000% भी दे रहा हो, उसके बाद भी उसको वो चीज नहीं मिल रही हो जो वो चाहता है या जो वो डिजर्व करता है, तब फ्रस्ट्रेशन आता है, जो कि आना भी मतलब लाजमी है। हाँ, ये विनी जी ने ये बात कही थी कि सोना तप के निखरता है, लेकिन अगर सोना जिंदगी भर तपता ही रहे तपता ही रहे, तो हाँ उसका क्या मतलब है? क्या मतलब, एग्जैक्टली। अगर आप सक्सेस को
हार्ड वर्क से कनेक्ट करते हैं, लक से कनेक्ट करते हैं, या डेस्टिनी से कनेक्ट करते हैं? मुझे ऐसा लगता है, एक मेरे गुरुजी थे, यहीं के हैं, कैलाश जोशी जी, उनसे मैं सीखा हुआ भी हूँ। तो उनकी एक बात है जो मुझे ऑल टाइम रिमेम्बर कराती है कि नहीं, रेडी रहना, रेडी रहना है। उन्होंने बहुत बहुत सालों पहले संगम कला ग्रुप का कंपटीशन था, तो मैंने उनके सामने गाया था लट उलझी सुलझा जा बालम। तो उनको बहुत पसंद आया, बहुत बुरी इंसान है वो। तो उन्होंने एक चीज बोली कि यार तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कहा मतलब सर? बोले तुम्हें तो मुंबई होना चाहिए। मैंने कहा थैंक यू सो मच सर। बोले यार जो अभी मेहनत तुम कर रहे हो ना, ये जारी रखना अपनी मेहनत को, इसको रोकना मत। क्योंकि जब क्रिकेटर फील्ड में होते ना सारे, तो जो लोग फील्डिंग कर रहे होते ना, उनको पता नहीं होती उनकी तरफ बॉल कब आएगी, पर रेडी खड़े रहते हैं सारे, है ना। सबको ऐसा लगता है कि बॉल आएगी, छोड़ूंगा नहीं, कैच कर लूंगा। तो बस वो फील्डिंग अपनी करके रखना, रेडी रहना, बॉल तुम्हारे पाले में आएगी 100%। ये उनके वर्ड थे, और वो मुझे आज तक याद है कि भाई बॉल कभी भी अपने पाले में आएगी, अपने को रेडी रहना। रेडी इन द सेंस, मान लो कल को अगर एक ऑफर आता है, चांस आता है कि हाँ भाई गाना है, और मैं गाने की लायक ही नहीं हूं, तब क्या होगा? मुझसे गाया ही नहीं जा रहा, तब क्या होगा? रेडी रहने का मतलब ये है कि रियाज में रहो, प्रैक्टिस में रहो, कंटिन्यू। हाँ, मतलब वही है ना, तलवार अगर रखी रहती है तो उसमें भी जंग लग जाता है ना, उसको डेली साफ करते रहते। वो बोलते थे कि अपने तलवार में धार लगाते रहो, हमारे लिए तलवार हमारा गला है। तो वही है। ऐसा लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब दिल टूटता है तो आप अच्छा गाते हैं, और जब दिल कई बार टूटता है तो आप बहुत अच्छा गाते हैं। यार बात सच है ये। तो ये सच्चाई है। क्योंकि अरे ये सच है, मैं कैसे बताता हूँ। जब एक आर्टिस्ट होता है ना, आर्टिस्ट, उनको कई बार फीलिंग समझानी पड़ती है। फील कोई समझा नहीं सकता। आप गाना सिखा सकते हो, गाने के स्वर बता सकते हो, उसको इमोशनली कैसे डिलीवर करना है ना, वो दुनिया में कोई नहीं सिखा सकता आपको, जब तक आपके अंदर जज्बात नहीं होंगे, है ना। अब आपकी जेब में अगर चिल्लर पड़ी है, ठीक, मैं आपको बोलूं मेरे को 25 पैसे का सिक्का निकाल के दो, तो अगर आपका वो है, मीन्स एक्सपीरियंस है, आपने देखा है 25 पैसा कैसा दिखता है, या उसको छुआ है कि कैसा लगता है 25 पैसे छूने में, आप पॉकेट में हाथ डालोगे, 25 पैसे का सिक्का निकाल के दे दोगे। तो एक आर्टिस्ट बेसिकली सिक्कों का पोटली होता है ना, पोटली, वो सिक्कों की पोटली है। अब उसमें पेन नहीं होगा तो कैसे चलेगा? तो ये जिसने मतलब सुपरस्टार को, सॉरी ये कौन सी रॉकस्टार मूवी में जो दिखाया गया ना, 100% सच है। मतलब जब टूटता है ना अंदर से इंसान, मैं भी टूटा हूँ यार। मैं पूरा 1 साल मेरे घर के ऊपर वाले रूम में बंद रहा, मतलब 1 साल तक मैं किसी से भी नहीं मिला हूँ। सुबह 8 बजे घुस जाता था घर के अंदर ऊपर रूम में, और रात को 11 बजे तक सिर्फ चिल्ला रहा हूँ, गा रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे सिंगर्स के साथ ऐसा होता है कि उनको जो भी लड़की मिलती है वो उनकी सिंगिंग से अट्रैक्शन के थ्रू मिलती है कि हाँ अच्छा गाता है, इससे तो सीख लेते हैं, फिर बाद में उनको मतलब डिच कर देते हैं। तो मेरी जिंदगी का फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मतलब मुझे प्यार क्या होता है पता ही पहली बार चला था कि भाई इसको प्यार बोलते हैं। पहला प्यार। हाँ, पहला प्यार, और वही तलवार, खत्म। तो मेरा लिटरली 1 साल, मेरे जिंदगी में मेरे दोस्त बहुत कीमती है, बहुत ज्यादा कीमती। दुर्गेश, शेखर, सुमित, आकाश, सौरभ, शुभम बाबू, ये तो दोस्त नहीं, मेरा भाई है। इन लोगों ने मुझे उस हालात से बाहर निकाला है, वरना मैं शायद लिटरली पागल खाने में होता है। मेरे पापा मुझे पागल खाने भेजने वाले थे, सच्चाई है। मतलब मैंने ऐसा सर मार मार के घर की दीवारें तोड़ दी थी, तो वैसा पागलपन था। तो इन लोगों ने मुझे बाहर निकाला। मेरी दाढ़ी आपकी जितनी है ना, इससे डबल रख लो, डबल ट्रिपल, बाल पूरे करली करली होके एकदम, मतलब जानवर बन चुका था मैं, पर अच्छा लगता था यार। और उसके पीछे वजह कोई हाँ, पर दिल टूटा था, बहुत गंदा वाला टूटा था। नाम लेना चाहिए? नहीं यार, किसी को भी इस तरह से नहीं ऊपर नहीं करना। अच्छा, वो ठीक है, अभी जहाँ पे भी है खुश रहे, ठीक रहे, अच्छे रहे,
तो उन्होंने आपको डिच किया या? अगर मैंने किया होता तो फिर मैं रूम में रोता 1 साल यार। हाँ, ये भी कोई वजह दी उन्होंने? बहुत सारी है, नहीं बताऊंगा। मतलब मेन वजह जो है म्यूजिक ही थी, ऑब्वियसली बात। ओके। म्यूजिक की वजह से ही था, सब कुछ था। फिर जब मुझे पता चल गया तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं वो। बट अभी आपको नहीं लगता कि अगर वो उस दिन नहीं हुआ होता तो शायद आज आप? हाँ, तो मैं अभी ये सिंगर नहीं होता, सच्चाई है ये। मतलब गाता, पर जो फील कनेक्ट होता है, जैसे बहुत सारे लोग सुन के कई बार रोने लगते हैं। या जो मेरे शोज में भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं गा रहा हूँ तो लोग रोते हैं, मतलब वो टच होता है। आंसू ऐसे नहीं निकलते किसी को, है ना। वो जब तक आपके अंदर के जज्बात नहीं छेड़ते ना, तब तक आप इमोशनल नहीं होते। खुशी और दर्द की इंतहा हाँ, आंसू बन के बाहर आती है। एग्जैक्टली। तो वो असर आया है उस चीज से। मतलब मुझे नहीं पता था कि मैं इतना ऊंचा ऊंचा गा रहा हूँ कि मेरे को लगता था गला फट जाए, इसकी वजह से आई थी, ये खत्म हो जाना चाहिए, ऐसा था। पर मुझे नहीं पता भगवान जी वो रियाज करवा रहे। क्या बात है। जो भी व्यूअर्स सुन रहे हैं, ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो मुझे लगता है कि आते हैं 6 महीने सीखते हैं, या 6 महीने सिंगिंग करते हैं, फिर उनको लगता है यार मेरा कुछ नहीं हो रहा है और मैं छोड़ देना चाहिए, या गिव अप कर देते हैं, या एक्सक्यूजेस देने लगते हैं कि यार कुछ नहीं हो सकता, हम छोटे शहर से हैं, हमारा क्या होगा, हमें कौन पूछेगा। ये मेंटेलिटी एक्चुअली गड़बड़ है। मुझे गड़बड़ है ये। छोटे शहर से हैं तो क्या हुआ, इंसान नहीं है क्या? आप एक शहर से दूसरे शहर नहीं जा सकते? सुविधाएं नहीं है क्या? दूसरी चीज यार, म्यूजिक ना ये दुनिया में सबसे टफ चीज है, सीरियसली। पूरे समस्त संसार में म्यूजिक सबसे ज्यादा टफ चीज है। कैसे, वो भी बताता हूँ। आप डायलॉग्स रट के याद कर सकते हो, आप साइंस का एग्जाम पढ़ के पूरा रट्टा मार सकते हो, ठीक। आप वो हर चीज कर सकते हो जो आप लिख सकते हो। इसमें लिखोगे क्या? सा लगाना है आपको, एक सुर है बज रहा है, उससे आपको आपकी आवाज मिलानी है, कैसे लिखोगे उसको? पूरा गेम सांस का है, सांस का है, कंसंट्रेशन का है, रियाज का है। उसमें कुछ लिखा पढ़ी वाली चीज, आप राग लिख सकते हो, उस राग को गाओगे कैसे? गाना पड़ेगा ना उस राग को, तो वो रियाज से आएगा। तो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि म्यूजिक कोई आर्ट नहीं है, ये एक तपस्या है भाई, लिटरली एक तपस्या है। जो जितना करता जाएगा उतना डूबता जाएगा, और जब डूबने लगेगा ना तो उसको मजा आएगा। ये सच है। जब आप डूबने लगते हो ना म्यूजिक में, आपको मजा आने लगता है, मतलब एक अलग सा बोलते हैं ना, आनंद जिसको बोलते हैं। मैं मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं सुबह 4 बजे उठ के, मैं और मेरा दोस्त दुर्गेश, हम लोग जाते थे शमशान घाट पे प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि मेरे घर मतलब छोटे छोटे घर है ना, तो ऐसे मेरा घर है, ऐसे एक पंडित जी का घर है, तो गर्मियों में सब छत पे सोते हैं। आप भी सोए होंगे आराम से, वो अलग ही मजा है। तो अब सुबह 4 बजे अगर मैं कीबोर्ड लेके वहां बैठ जाऊं, तो पंडित जी ऐसा गुस्से से अपनी चादर ऐसे करके नीचे जाते थे। तो हम लोगों ने प्लान करा यार क्या करे, तो एक शमशान घाट का रूम लिया, हमारे यहाँ पलिया बस अड्डा है वहां पे, कि वहां कौन आने वाला है, कोई नहीं आने वाला। तो हम सुबह 4 बजे पहुंच जाते थे वहां प्रैक्टिस करने के लिए। प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर उसके चलते मेरी एक जॉब लगी स्कूल में म्यूजिक टीचर की। तो मैं सुबह 4 बजे से 6:30 बजे तक वहां प्रैक्टिस करता था, फिर घर जाके फटाफट नहा धो के 7:30-8 बजे स्कूल निकल जाता था सिखाने के लिए। तो ऐसे कर करके फिर हम लोग को एक ऐसा मीन्स बोलते हैं ना आनंद आने लगा, कि फिर तो भाई हमने लिटरली पत्थरों की मार भी झेली है। मीन्स सुबह 4 बजे उठे, बारिश हो रही बहुत तेज से, अब बैठे हैं साइकिल लेके कि सोच रहे कैसे जाए कैसे जाए कैसे जाए। फिर एक दिमाग में आता कि अब निकलते बंद हो जाएगी, देख लेंगे। आगे गए, पत्थर गिरने लगे। तो हमारे एक आरकन्या चौराहा है, अभी वो रोटरी चौराहा बन गया, अब तो उस पर पूरा वो लगा दिया गया ऊपर घेरा। उस समय खुला था भाई, पत्थरों की मार पड़ती जा रही है और साइकिल भागती जा रही, जल्दी जल्दी पहुंच जाए बस, बहुत पड़ गए बहुत पड़ गए, वैसा वाला। तो जब आप आनंद में आ जाओगे ना, उस आनंद में जब जैसे जैसे डूबते जाते हो चीजों में, और वो सिर्फ म्यूजिक में नहीं, हर चीज में है, हर चीज में है। उस जैसे प्याज होता है ना, प्याज की परतें खुलती जाती है, म्यूजिक भी एग्जैक्ट वैसा है। जैसे जैसे आप करते जाओगे उसकी परत खुलती जाएगी, तब और आनंद आएगा, अच्छा ये भी है, हाँ पता चल रहा है। मतलब लिटरली दिखना शुरू हो जाता है। लोग बोलते हैं दिखना शुरू होता है, हाँ दिखना शुरू हो जाता है। सा जब बोलो तो सा की लाइन दिखती है कि हाँ ये लाइन सा की है, जरा सा भी उतरा तो पता चल जाता है कि अरे ऐसा बन गया। मतलब एग्जैक्ट डिजाइन दिखती है।
विजुअल होता है, दिखता है पूरा। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि कोई भी काम करना आसान है या उसके पीछे हार्ड वर्क नहीं होता है। कभी कभी होता है, सब सपोज कोई आपको देख रहा है, आपका अच्छा प्रोफाइल, आपका अच्छा लाइफस्टाइल देख रहा है, एंड ही इज लाइक कि यार ये मेरा क्यों नहीं है। बट आई थिंक ये जो सब आप बता रहे हैं ना, उसके पीछे की वजह मैं वही ये एक सब है। चीज बोलता हूँ कि लोग बोलते हैं इनकी तो रातों रात बदल गई। भाई उस एक रात के पीछे बहुत सारी रातें बर्बाद हुई हैं। और वो आपको पता भी नहीं है, हाँ, वो आपको पता भी नहीं है, और उसके ये बारे तो में आप अभी तो मैंने ये शमशान घाट की प्रैक्टिस वाला बताया, फिर कैलाश भैया जिनको मैं बता रहा हूँ, हमारे गुरुजी, उनसे सीखने के लिए हम लोगों ने लखनऊ में जाना शुरू किया, यहाँ लखनऊ में आना शुरू किया था। नाम नहीं याद आ रहा उस जगह का, एक्चुअली में भूलने की प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा है यार। ओके हाँ, तो सुबह 9 बजे की क्लास होती थी उनकी कि 9 बजे तुम लोग आ जाओ। तो हम लोग वैसे ही बावले पागल, मैं और दुर्गेश भाई 2:30 बजे घर से निकल जाते थे, क्योंकि 3:30 बजे ट्रेन होती थी हमारे यहाँ लखीमपुर से। 2:30 बजे निकले कि लेट ना हो जाए, 3:30 बजे ट्रेन पकड़ी। आप लखीमपुर से लखनऊ म्यूजिक सीखने आते थे? हाँ, हर संडे संडे। 2:30 बजे निकलते थे, 3:30 बजे ट्रेन पकड़ी, कभी कभी लेट हो गया वो 4 बजे आती थी। तो उस वक्त ट्रेन 4-4.5 घंटे लेती थी, कई बार 3 घंटे लेती थी, कुछ फिक्स नहीं होता था। तो 8-8:30 बजे वो हमको उतार देती थी यहाँ पे बादशाह नगर में। यहाँ से फिर हम लोग उतर के जाते थे, 20 रुपए के छोले भटूरे खाए और फिर उनके घर जाते थे सीखने के लिए, भैया के पास। वहां सीखे, 1-1.5 घंटे की क्लास होती थी, फिर वहां से ट्रेन पकड़ के वापस लखनऊ, लखीमपुर। तो कुल मिला के 1.5 घंटे की क्लास के लिए हमारा पूरा दिन जाता था। पर वो क्लास बहुत कीमती थी हमारे लिए, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास देने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे और भैया फ्री सिखाते थे। बोले पैसे नहीं चाहिए, तुम लोग आओ। अब जब उन्होंने ये बोल दिया तुम लोग आओ, तो फिर वापस हम लोग, बारिश हो रही है, ठंड में भाई, कोहरा पड़ रहा है, हम लोग भीगते हुए पहुंच गए। अरे उन्होंने बोला पागल हो तुम लोग? तो बोला भैया एक ही संडे मिलता है। बोले अरे यार एक संडे मिलता है ठीक है, बीमार पड़ जाओगे तो महीना भर के लिए गैप हो जाएगा, वो कौन देखेगा? तो आप क्या करें? बोले अब जब बारिश रुक जाएगी मैं बोलूंगा तब आना। ये सुन के मुझे लग रहा है बहुत सारे आजकल के जो यूथ है ना, बहुत सारे सीखेंगे। क्योंकि आजकल का मेन प्रॉब्लम क्या है, एक दिन किसी का बाबू बात नहीं करता है तो फिर वो उनका खाना पानी छूट जाता है यार अरे मतलब लिटरली आपको अगर सक्सेस चाहिए तो यू हैव टू वर्क हार्ड, मतलब, और नॉट हार्ड, मतलब यू हैव टू गिव योर एवरीथिंग, वहां पे करना पड़ेगा। और बस लोगों को सक्सेस तो चाहिए पर करना नहीं है। नहीं, ऐसा रातों रात वाला नहीं मिलता, चमत्कार नहीं होते। आप अपनी जिंदगी के अब तक के सबसे बेस्ट डे के बारे में बताइए। ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, पर हाँ कुछ चीजें हैं जो मुझे जिंदगी भर याद रहने वाली है। जैसे एक सबसे बड़ी और बिग चीज मेरी जिंदगी में थी, आशा जी का कॉमेडी। ओके, आशा जी ने, मैंने गाना गाया था तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, तो उस दिन एक्चुअल में मैं इमोशनल हो गया था, क्योंकि लता जी से सबने बात की थी, मैं रह गया, मेरी बात नहीं हो पाई फोन कॉल पे। तो मैं उस चीज को लेकर थोड़ा वो हो गया अपसेट। तो उसी अपसेट मूड में ही मैंने पूरा गाना गाया। आशा जी के रिएक्शन मैंने टीवी पे देखे बाद में, अरे बाप रे क्या आवाज। तो वो देख के बहुत ऐसा गुदगुदी नहीं होती यार, भगवान स्वयं आपकी अगर तारीफ करे तो कैसा लगेगा। आशा जी तो वही था। फिर उन्होंने जब बोला कि सबसे खूबसूरत आपकी आवाज, ये इतने बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर बैठे हैं, ऐसे लोगों को गवाइए ना, ऐसे लोगों को गवाना है। वो मेरी जिंदगी का एवर ग्रीन मोमेंट है, बेस्ट मोमेंट है। ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सीरियसली, मे बी आई मिस दैट एपिसोड, बट ये सुन के बहुत अच्छा लग रहा है कि उन्होंने, मतलब द लेजेंड, भगवान ने बोला सीधा भाई कि ऐसे लोगों को क्यों नहीं गवाते आप, तो इतने बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर बैठे हैं, ऐसे लोगों को गवाओ ना। क्या बात। तो वो मेरी जिंदगी का एक बेस्ट मोमेंट था। दूसरा था जब मैं प्रीतम दा की टीम में गया। प्रीतम को साइन, हाँ, वो जैमेट के लिए साइन किया था। पर उनका और मेरा बॉन्ड बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्योंकि जब मुझे याद है, जब भी मैं ऐसा डाउन पड़ जाता था ना, प्रीतम दा उठ के आते तुरंत गले लगाने के लिए, और वो हक बहुत प्रीशियस था मेरे लिए। इवन तो शो के बाद भी मैं दादा के स्टूडियो जाता था सीखने के लिए। पर वही है, मीन्स मुंबई में सर्वाइव करना, और हमारी कोई बैकबोन नहीं है ना, कि हाँ भाई हमें पीछे से सपोर्ट हो रहा है, बिंदास रह रहे हैं मुंबई में, सीख रहे हैं। तो मुझे सर्वाइव भी करना था मुंबई में। देन फिर मैंने ये
म्यूजिक कोच की लाइन में एंट्री की। वो एंट्री करवाने वाले नीरज शर्मा सर, नीरज कालकर सर, जिन्होंने मुझे एंट्री दी 2017 के लिटिल चैम्प में। फिर उसके बाद तो कारवां चल पड़ा, फिर सारे रियलिटी शोज हमने बैक ऑन किए। जी बिल्कुल, जितने भी बड़े नाम हैं मैं देख रहा हूँ उसमें सब में आप एज अ मेंटर, एज अ कैप्टन रहे हैं हाँ जी। और आपका एक अलग फैन बेस है। अच्छे दिन की तो बात हमने कर ली। अपने लाइफ का सबसे वर्स्ट डे किसे कंसिडर करते हैं? सबसे वर्स्ट डे नहीं याद है। नहीं याद है, याद रखना कि नहीं चाहिए आई थिंक। हाँ सीरियसली, वो एक चीज मैं बहुत बिलीव करता हूँ भाई कि वर्स्ट कुछ नहीं होता यार, वर्स्ट कुछ नहीं हो सकता, उससे भी वर्स्ट हो सकता है। ठीक, मैं एक्स्ट्रा सोच के रखता हूँ, जैसे कि मान लो आज मेरा एक्सीडेंट हो जाए, ठीक, मेरा हार्ट हो गया, इससे भी वर्स्ट हो सकता था, शायद मेरी जान भी जा सकती है। हाँ तो वो सोच, मेरा एक थॉट प्रोसेस अलग चलता है। दूसरी चीज ये कि वर्स्ट ये होता ना, बोलते ना कि तकलीफें आ रही हैं, तकलीफों से आप फाइट कर रहे हो, इट मीन्स यू आर लाइव। क्योंकि डेड बॉडी को तो आग भी फील नहीं होती ना, है ना। तो वो थॉट प्रोसेस मेरा चलता है कि अगर मैं जिंदा हूं तो मैं 100 बार नहीं 1000 बार जीरो से शुरू कर सकता हूँ, क्योंकि भगवान ने मेरे हाथ पर एकदम सलामत रखे। और ये बहुत स्ट्रांगली है, मेरा ये थॉट प्रोसेस मेरा बहुत स्ट्रांग है कि अगर मैं जिंदा हूं तो मैं 100 बार शुरू कर सकता हूँ जीरो से। तो बैड डे होगा उस दिन जिस दिन मेरे हाथ पर चलने बंद हो जाएंगे, वो वर्स्ट सिचुएशन होगी मेरी जिंदगी में। माइंडसेट इज एवरीथिंग। हाँ, माइंड सेट है मेरा। बट पैसे की फाइनेंशियल इशू किसको नहीं आती सर? हमारी सबको भी आती होंगी। उनके लाइफ में उनके लेवल की प्रॉब्लम्स आती होंगी, हमारी लाइफ में हमारे लेवल की प्रॉब्लम्स आती है। वही है, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है। खैर, प्रॉब्लम्स पे हमने बात कर ली, थोड़ा सा हम बढ़ते हैं मतलब अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, क्योंकि मैं चाहूंगा कि हमारे व्यूअर्स थोड़ा एंटरटेन भी हो। सो कुछ क्वेश्चन है जिनके आपको जवाब देने हैं, और अगर आप सही जवाब देते हैं तो वी हैव अ गिफ्ट हैम्पर फॉर यू। अब तो पूछ लो सवाल पे। सो दिस इज ओनली यस और नो, सोचना नहीं है, जल्दी बोलना है। अरे जिंदगी में प्यार करना चाहिए? हाँ। ओके। अच्छा सिंगर बनने के लिए इंडस्ट्री में कॉन्टैक्ट्स जरूरी है? नहीं। कभी किसी लड़की ने प्रपोजल रिजेक्ट किया है? नहीं। ओके। मैं करता ही नहीं हूँ प्रपोज भाई। हाँ, तो सवाल ही नहीं उठता। ओके। कभी किसी दूसरे सिंगर से जेलस हुए हैं? नहीं। ओके। स्कूल में मार पड़ी है? बहुत यार, मतलब बोले तो बिल्कुल धोबी का गधा बना के मारे गए। बहुत। शरीर का कोई अंग बाकी नहीं था हमारा ने। अरे मेरे बहुत रिस्पेक्टेड सर है, सुनील सर हमारे, मतलब जहाँ मैं नर्सरी से पढ़ा हूँ भाई, उनकी इतनी लंबी छड़ी होती थी और लिप्टिस की लकड़ी की, उसमें तेल लगा होता था यार। ठीक, फिर मैं इधर स्वामी साहब कॉलेज में एक सर थे हमारे, आर्ट सिखाते थे वो, उनका मारने का स्टाइल गुंडो जैसा भाई, लात घुसा जहां पड़े, तुम गेट पे घुस जाओ, ऐसे हो जाओ, उनकी लातें बरसेंगी। तो सर को आपने कभी सजेस्ट किया, सर टीचिंग छोड़िए, आर्मी में जाइए, उधर मारिए, इधर मत मारिए, ऐसा बुरा? जब वो मारते तो हम यही दुआ करते थे बस छूट जाए किसी तरह से। स्कूल कॉलेज बंक किया है? हाँ, 1-2 बार। ओके। शो कोई फ्री में किया है? फ्री में बहुत सारे बहुत सारे। बहुत सारे शोज के लिए तो पेमेंट ही नहीं है यार। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एंड ड्यूरिंग द पॉडकास्ट हम एक मैसेज आपकी साइड से, अपनी साइड से और सभी आर्टिस्ट के साइड से, इवन नॉट ओनली आर्टिस्ट, ऑल द कैमरा टीम, ऑल द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स, भाई हम बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, बहुत, वी आर जस्ट गिविंग एवरीथिंग। पैसा टाइम पे दे दिया करो। अरे मेरे एक शो का पेमेंट तो ये लखनऊ में ही पड़ा है यार, और करीब 10 साल से पड़ा हुआ है। लखनऊ वाले हो? क्या कर रहे हो भाई? यार हो सकता है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। हाँ,
ओके, सो द नेक्स्ट सेगमेंट इज डिफाइन द फॉलोइंग इन वन वर्ड. इनके लिए आपको एक शब्द कहना है. पापा. मतलब वो भगवान जो आपको सब कुछ देता है पर कहता कभी कुछ नहीं. म्यूजिक. एक तपस्या है, अगर कर ली तो जिंदगी मतलब सोने जैसी चमक. ऑडियंस. ऑडियंस को भी एक तरफ से मैं लोगों के करियर के लिए बोल सकता हूँ कि हाँ मीन्स क्या बोलते हैं, जनता जनार्दन जिसको बोलते हैं ना, सब कुछ एक आर्टिस्ट की लाइफ वो तय करती है, ऑडियंस तय करती है. अगर उनको पसंद आया तो वो सर पे बिठाती है, अगर नहीं पसंद आया तो आप उनके लिए कहाँ गए हो जाओगे पता नहीं चलेगा. अरिजीत सिंह जी. उनको मतलब उनके लिए कुछ भी बोलना बहुत छोटी सी चीज होगी. मतलब उनके लिए वर्ड्स मेरे पास है नहीं, सच बोल तो वो बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी चीज. सोनू निगम जी. ऑब्वियस सी बात है, उनको भी लोगों ने भगवान ही माना है. जैसे अभी अरिजीत सिंह जी को लोग भगवान ही मानते हैं. वो कुछ भी गुनगुना दे, वो मतलब और सच में हिट की बात नहीं बोलूंगा, उनके ऊपर सच में मतलब ये आशा जी ने भी बोला है, लगता है कि हाँ उनके ऊपर लिटरली भगवान का हाथ है. लता जी. भगवान के बारे में कौन बात कर रहे हैं? कोई नहीं. मतलब उनके बारे में कुछ मैं मेरी औकात नहीं बोलने की है. सचिन वाल्मीकि. एक शब्द. पहले अच्छा था, अभी बिगड़ गया थोड़ा सा. हाँ मतलब पहले बहुत अच्छा, मतलब एकदम जो शांत था ना, वो शांति कहीं चली गई है मेरे लिए से. अभी जैसे कि मुंबई की लाइफ में मैं 9 साल से हूँ, 9-10 साल हो गया, तो वहां की चीज है, आप सामने वाले से उसी के टोन में बात नहीं करें. टोन इन द सेंस जैसे वहां पे बहुत खुले विचारों वाले लोग हैं, ओपन माइंडेड लोग. वहां पे शाय लोग अरे इस पे क्या बात पे बोलते नहीं. तो आपको काम भी चाहिए ना, आप काम निकालो या आप एक टीम के साथ काम अगर कर रहे हो तो उस टीम से बात तो करनी पड़ेगी, उसमें हंसी मजाक भी होता है. तो वैसा करके मैं थोड़ा सा ओपन हो गया हूँ, तो अभी मुझे किसी से भी बात करने के लिए उतना सोचना नहीं पड़ता है, उतना शाइनेस नहीं लगती. तो वो मुझे लगता है कि वो मेरी मासूमियत मुझे खो दी मैंने कहीं. नहीं, इसे कहेंगे शायद समय के साथ जरूरी था. हाँ मेरी समय के साथ जरूरी था, पर एक्चुअल में मैं अभी अपने वीजे पे फोटो देखता हूँ, वीजा लगा हुआ है, अभी का फोटो देखता हूँ, और डे 1 की वीजा जो लगा था मेरे लंदन का पहला वीजा, उसकी फोटो देखता हूँ, तो दोनों फोटो से बहुत डिफरेंट दिखता है. उस फोटो में वो जो लड़का है बहुत मासूम दिखता है, और अभी की जो फोटो है वो शक्ल से ऐसा डरावना दिखता है. मुझे खुद को मैं ऐसा लगता हूँ. नहीं, बिल्कुल नहीं. नाउ दिस और दैट चूज करना है. ओके, श्रेया घोषाल जी और शिल्पा राव जी. श्रेया घोषाल जी नो डाउट माइंड ब्लोइंग सिंगर. मतलब इस समय क्या बहुत समय से श्रेया घोषाल जी जैसा कोई नहीं है. बट माय पर्सनली फेवरेट वॉइस जो है वो शिल्पा राव जी. सारेगामापा या इंडियन आइडल. मैंने तो दोनों ही करे हैं यार. मैं ऐसे कैसे बोलूं? आगे भी काम कर. नहीं, मैं तो दोनों ही शो करता हूँ एज अ मेंटोर. टीम वाइज आइडल की टीम बहुत अच्छी. जगप्रीत और ज्योतिका. जगप्रीत और ज्योतिका मीन्स क्या डिफाइन करना है मैम? चूज करना है. तो दोनों ही बहुत अच्छे सिंगर है अपनी अपनी जगह पे. खतरनाक है. जगप्रीत की अपनी स्पेशलिटी है, ज्योतिका की एक अपनी स्पेशलिटी है, पर दोनों ही माइंड ब्लोइंग सिंगर है अपनी जगह. वेज और नॉन वेज. मैं प्योर वो हूँ, नॉन वेजिटेरियन. प्योर. हाँ मतलब वेज कभी कभी खा लेता हूँ. ओके. जिम या योगा. दोनों में से मुझसे कुछ नहीं होगा. आई थिंक आई शुड गिव दिस सेम आंसर. सचिन वाल्मीकि in 2017 और सचिन वाल्मीकि in 2015 25. 25. Okay. TV shows or live performances. लाइव परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी. Being famous on social media or in real life. मीन्स समझा नहीं You have to choose. कि मुझे कहाँ पे फेमस होना है. You want. बस सोशल मीडिया पे फेमस होने के लिए, सोशल मीडिया पे कुछ भी फेमस होता है, मुझे इंसान के दिल पे फेमस होना है. और Yeah. मिस भगवान जी के आशीर्वाद से
मेरा शो खत्म हुए 9 साल हो गए, बट स्टिल आज भी लोगों को मैं याद हूँ, मेरा नाम याद है, मेरा चेहरा याद है। और नॉट ओनली यूपी, मैं कहीं पे भी जाऊँ, कई बार मेरे को एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेकिंग में बहुत सारे जो सिक्योरिटी चेक करते हैं ना, उन्होंने पहचाना। एयर होस्टेस, अभी मैं गुवाहाटी जा रहा था, तो एयर होस्टेस ने पहचान लिया, तो वो खुद ही आके वो नाश्ता देके जाते हैं ना, सर ले लो आप, सर प्लीज ले लो। उन्होंने नहीं चाहिए, नहीं प्लीज, पे एक लेटर उन्होंने लिखा अच्छा सा। तो मतलब है, भगवान जी का आशीर्वाद है अभी भी। नाउ वी आर गोइंग फॉर द रैपिड फायर। इसमें आपको सोचना नहीं है, तुरंत जवाब देना है। वैसे भी आप सोचने का वक्त कहाँ दे रहे हो? और थोड़ा फास्ट जवाब देना। इफ अ जिनी कम्स टू यू एंड आस्क यू फॉर 3 विशेस, हाँ। कि आपको 3 कौन सी विश चाहिए, तो कौन सी होंगी? एक तो मुझे मेरी मासूमियत वापस दे दो, ओके। दूसरा मेरे मम्मी पापा की हेल्थ एकदम चकाचक कर दो, मुझे उनकी टेंशन ही खत्म हो जाए। ओके। तीसरा मेरे को बच्ची वापस दे। एक बच्ची है, बच्ची थी, उसको मैं म्यूजिक सिखाया करता था। उसको प्रॉब्लम था क्या, उसके बोन्स बनने बंद हो गए, बोन्स डेवलप नहीं हुआ, नहीं मसल्स बनने बंद हो गए, सॉरी। 4 साल की बच्ची है, तो उसको मैं म्यूजिक सिखाता था, हमारे लखीमपुर में रहते। तो उस दौरान मेरा सिलेक्शन हो गया था और मैं चला गया, तो उसकी क्लासेस कंटिन्यू नहीं हो पाई। डॉक्टर ने बोला था कि वो म्यूजिक उसके लिए एज अ थेरेपी काम कर रहा है, मीन्स इम्प्रूवमेंट दिखने लगा था उस बच्चे की बॉडी। मैं चला गया, तो मैंने एक लड़का दिया उनको कि आप इनसे तब तक सिखवाओ। तो वो बच्ची अब नहीं है, अब नहीं है। तो उस दिन उस बात का गिल्ट मेरे को आज तक है, और मैं लिटरली आज 8 साल हो गए उस बच्ची को गए हुए, मेरी आज तक हिम्मत नहीं हुई है कि मैं उसके पेरेंट्स से जाके मिल सकूं। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। मैं क्या बोलूं उनको, क्या कहूंगा, मुझे समझ नहीं। 3 थिंग्स जो कि बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है सक्सेसफुल लाइफ के लिए। ऑब्वियस सी बात है, सक्सेसफुल लाइफ के लिए आपका टैलेंट, ठीक, दूसरा बहुत अच्छी हेल्थ, क्योंकि अगर आप हेल्थी हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। हेल्दी मतलब हेल्दी एकदम फिट एंड फाइन। तीसरा पैसा, पैसा बहुत महंगा है, सीरियस। आज अगर मान लो सपोज किसी को अपना इंडी म्यूजिक करना है, इंडिपेंडेंट म्यूजिक करना है, तो वो इंसान कंपोजर को पकड़ेगा, या मान लो खुद कंपोजर है, लिरिक्स राइटर है, मान लो खुद कंपोजर है, खुद लिरिक्स राइटर है, खुद गाना राइट कर सकता है, पर वो वीडियो खुद नहीं बना सकता ना। एग्जैक्ट। या वीडियो भी चलो खुद बना लेगा, तो कैमरा में तो पैसे लेगा ना, स्क्रिप्ट राइटर पैसा लेगा ना, एक्टर एक्ट्रेस पैसे लेंगे ना। तो सारी बात कहाँ पे आके रुकती है, पैसे। तो पैसा चाहिए, पैसा होना जरूरी है जीने के लिए, अपना काम पूरा करने के लिए। बाद में आप वो पैसा लगा के पैसा अर्न नहीं कर सकते हो, बट स्टिल लगाने के लिए आपको पैसा चाहिए। पैसा है, इंपॉर्टेंट है लाइफ में। नेम योर बेस्टेस्ट फ्रेंड। 1। एक ही नाम, एक नहीं ले सकता यार, 2, दुर्गेश और शेखर। ओके। एक सिंगर जिसे आप कंपटीशन कंसिडर करते हैं। कॉम्पिटिटर वो लगता नहीं, पता है क्यों, रीजन है उसको। देखो, आप हो, आपकी अलग क्वालिटीज, अलग स्पेशलिटीज हैं, ठीक। मैं आप जैसा कभी नहीं बन सकता, मेरे में अलग क्वालिटीज है, अलग स्पेशलिटीज है, अलग ड्रॉप्स भी होंगे बहुत सारे। एग्जैक्ट। आप मेरे जैसे नहीं बन सकते। तो ऐसा कंपटीशन बोल पाना मुश्किल होगा। हाँ, हमें आपकी चीजें अगर कुछ अच्छी लग रही है, उसको मैं अडॉप्ट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं स्ट्रगल जरूर करूंगा, मेहनत जरूर करूंगा कि हाँ यार मेरे को भी ये सीखना है। वो अलग चीज होगी, बस कंपटीशन मानना मीन्स लगता नहीं है सर। सचिन वाल्मीकि की एक बुरी आदत। भूल जाता हूँ, बहुत अलग कर रहा हूँ। हाँ भाई, मेरा कीबोर्ड ये लखनऊ से ही चला गया था, मैं ऑडिशन के लिए आया था, तो मेरा दोस्त सुमित बोला कीबोर्ड ले आना, अपना कीबोर्ड लेना। मैं ले गया, और मेरा पहला कीबोर्ड था, तो मेरे पापा ने नेपाल से लाके दिया। इसकी भी कहानी, कीबोर्ड की भी, मुझे बहुत बहुत इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए बहुत ऐसा वो है इंटरेस्ट की, इंस्ट्रूमेंट मुझे मिल जाए मैं शांत हो जाता हूँ। मैं आज भी जब मैं बहुत फ्रस्ट्रेट होता हूँ या गुस्सा आता है मुझे बहुत, तो मैं अप्रोक्स 1 से 1.5 घंटा कीबोर्ड प्ले करता हूँ मेरा, तो मुझे शांत कर देता है।
तो मेरी जिंदगी का पहला कीबोर्ड था, वो ट्रेन में चला गया और भूल गया। मैं मस्त हाथ हिलाते हुए पहुंचा ऑडिटोरियम, हवाई ऑडिशन शुरू, उसने बस इशारा किया। वही तो एकदम आ रहा था, वही सुन लो के एकदम ऐसे ऐसे पूरा। अब मैं चुप, सन्नाटा। भाई मेरे को पापा दिख गए। अब मैं डर के मारे घर नहीं जा रहा यार, स्टेशन पे बैठा हूँ, पापा का फोन आ रहा, उठा नहीं रहा हूँ। तो धीरे धीरे बताया उनको कि कीबोर्ड चला गया, ऐसा हो गया। तो पापा को लगा कि कहीं ये डर के हमारे घर छोड़ के भागना था। बोले कोई बात नहीं, घर आ जाओ। मैं बोला मारा हुए तो नहीं। सचिन जी की बेस्ट हैबिट, मेरी बेस्ट हैबिट, खुद में खास लगता होगा कि ये है। नहीं, वो अपने को कैसे पता होगा, वो जिसके साथ बीत रहा होगा उसको पता हो। मेरी बेस्ट हैबिट वो बंदा बता सकता है। ऑफ कैमरा पूछा। बॉलीवुड क्रश, बॉलीवुड क्रश। बॉलीवुड क्रश, मेरा क्रश थी बचपन में मनीषा कुराला जी। वो मुझे बहुत पसंद है। उनकी जो स्माइल है ना, 1942 लव स्टोरी है, हाँ, दिल से रे में जो उनका एक एकदम मासूम इनोसेंट चेहरा दिखा है, वो लिटरली ऐसा, मतलब यार ये है तो वैसा। ओके, नेम द वुमन यू लव द मोस्ट। मम्मी है, मम्मी और मेरी बड़ी भाभी, क्योंकि उन्होंने भी हमें अपने बच्चे के साथ पाला है। आज भी जब वो सकट नहीं होता, सकट बोलते हैं हमारे यहाँ, तो मेरी भाभी मेरे और मेरे छोटे भाई के लिए फास्ट रखती थी बहुत पहले, आज भी रखती है। उनका बेटा और बेटी है, पर आज भी उनके सकट का वो जो गुड़ का बकरा नहीं काटते, गुड़ काटते, वो पहले मैं काटता हूँ, फिर मेरा छोटा भाई, उसके बाद उनका बेटा काटता है। वाइल्डेस्ट फैंटेसी। वाइल्डेस्ट फैंटेसी मतलब सबसे ऐसा पागल वाला, चाहते हैं कि आप जंगल घूमना, जंगल घूमना अकेले, अकेले मिल जाए अकेले, ओके, और ड्राइव करना। जिंगालाला वो करते हुए तो वापस नहीं आना। इरादा है उधर तो इधर से गए उधर। वो वाइल्ड लाइफ घूमना बहुत है, मतलब जितने भी फॉरेस्ट है ना सब, हाँ घूमे। ओके, सो द नेक्स्ट सेगमेंट इज बोल गोल। मैं अगर बोल बोलूंगा तो आपको अपने बारे में कुछ अच्छा बताना है, और गोल बोलूंगा अपने ही बारे में कुछ बुरा बताना। फास्ट, ये थोड़ा ट्रिकी होगा, चल करते हैं। बोल। बहुत ही प्यारा लग रहा है सचिन वर्मा की, एकदम माइंड इज ब्लोइंग। गोल, आदतें अच्छी नहीं है। ये पता है क्या हो रहा है, वो मैं शोले मूवी ना मासी वाला सीन, लड़का बड़ा अच्छा है मासी, बस कभी कभी जुआ खेल लेता है लेकिन लड़का बहुत अच्छा है। हाँ वो अलग बात है, कभी कभी पी लेता है, लेकिन लड़का बहुत अच्छा है। वही सीन हो गया। अभी हमने ना, हमारी टीम ने बेसिकली, मैंने नहीं, आपके लिए 2 टंग ट्विस्टर रखे और बोला है कि आपको बोलना है। इजी तो नहीं है एक बार में सुन के बोलना, पर यू कैन ट्राई। पहला है, और ये तो मुझे भी बहुत ये लो, मेरे से कैसे हो गया? नहीं हो जाएगा। हाँ, तो पहला है, तोते की चोंच टूटी और टूटी चोंच का तोता। तोते की चोंच टूटी, टूटी चोंच का तोता। 3 बार। अच्छा तू 3 बार। तोते की चोंच टूटी, टूटी चोंच का तोता, तोते की चोंच चूची। We'll fill that place. एक बार हाँ, एक सेकंड। तोते की चोंच टूटी, टूटी चोंच का तोता, तोते की चोंच टूटी, टूटी चोंच का तोता, तोते की चोंच टूटी,
टूटी चोंच का तोता। ओके वेल डन। अरे वाह कसम भाई, खिला डाला। इसको बोल डाला, लाइट छीना डाला। अरे बाप रे। पहले वाले में बीप लगाना पड़ेगा। नो ऑफेंस, हो जाता है। क्या करवा रहे हो यार? ओके, एक और ट्राई करना चाहेंगे या करते करते। ओके, तो द नेक्स्ट वन इज, बीट तो है ना आपके पास? हाँ बस ठीक है। द नेक्स्ट वन इज, चाचा के चौड़े चबूतरे पर चील ने चूहे को चोंच से चबाना। ये एक बार ही बोलूंगा क्या? हाँ एक बार ही बोल। चाचा के चौड़े चबूतरे पे चील ने चूहे को चोंच से चबा डाला। परफेक्ट। दोबारा। चाचा के चौड़े चबूतरे पे चील ने चूहे को चोंच से चबा डाला। अरे ये परफेक्ट है। हाँ। 10 on 10। एक कोई सिंगर जिनको आप मिमिक कर सकते हो या जिनके तरह गा सकते हो वो। नहीं यार, सिंगर जी को मैं नहीं कर सकता है। नहीं। कोई नहीं? ओके, सपोज अभी आपके सामने, आपने कहा मैंने अभी तक किसी को प्रपोज नहीं किया, हाँ। तो दिस इज योर लास्ट चैलेंज। उसके बाद हम वापस बातचीत पे आएंगे। अभी आपको प्रपोज करना है किसी को। सपोज दिस 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 कैमरा इज योर क्रश। सपोज एंड प्रपोज एज सचिन्स लवेबल साइड। एक गाना है जो अभी तक आया नहीं है, ओके, उसका मुखड़ा बोल देता हूँ। वो वही है जो आप सुनना चाहते हो। मंजिल नहीं ना सही, सफर बनोगी क्या? मैं बन जा रहा सदियों से, मेरा घर बनोगी क्या? बहुत सुकून से भरे हुए दिन रात होंगे, एक ही छत के नीचे जब हम साथ होंगे। रोज सवेरे आंखें मेरी जागेंगी तुमको देखकर, अच्छा लगता है दिल को ये सारे समय देखकर। साथ मेरे ख्वाबों को पूरा करोगी क्या? मंजिल नहीं ना सही, सफर बनोगी क्या? ओए 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 ओए, दिल छू के निकल के ऐसा है यार। मुझे लग रहा है इतने इतने रोमांटिक वे में आपने बोला ना, कैमरामैन हाँ कर देगा आपको भी। किरण में तैयार हो। मैं तो मेरे गाने की लाइन जो आने वाला है। ओके, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। इसको लिखा है भाई, नाम क्या है? आओ भूलने की आदत। हाँ? रवि नहीं, मीर। मीर कट कर देना भाई यहाँ पे, वरना खून पी जाएगा मेरा। इस ब्यूटीफुल गाने को लिखा है, बहुत सुंदर लिखा है मीर ने, जो कि बहुत अच्छा लिरिक्स राइटर है। मेरे बहुत पहले की, अभी पहले शुरू की जो भी लिरिक्स चेंज होते थे ना गानों के, वो मीर लिखता था। और बहुत अच्छा, मतलब छोटा भाई है मेरा, बहुत प्यारा लिखता है, बहुत ही अच्छा। बख्शी साहब का भक्त है वो इंसान। क्या बात। आपकी फेवरेट लिरिसिस्ट कौन है? अभी तो मीरी है, क्योंकि वो बख्शी साहब को लिखता है। मतलब मेरे हिसाब से लिरिक्स क्या होने चाहिए, जैसे अभी मैंने जो लिरिक्स बोले आपको सिंपल से शब्दों में समझ आ गई, समझ आ गया, है ना? फील हो गया वो, बस समझ यही गया। एक्चुअल लिरिक्स फील हो गया वो। लिखते गुलजार साहब भी है। गुलजार साहब बहुत डीप लिखते हैं, वो इजीली लोगों, मतलब जैसे समझ में, आम लोगों को समझ में नहीं आएगी। जो पोइट है या जो लोग डीप बहुत सोचते हैं लिरिक्स को, उनको समझ में आए कि हाँ भाई बहुत डीप बात है। पर हम जैसे नासमझ लोग हैं जिनको लिरिक्स सिर्फ सुन के पता चला कि हाँ, उनके लिए सिंपल सी भाषा में डीप शब्द बहुत बहुत कनेक्ट। ओके, सो ये गिफ्ट हैम्पर आप तक जाए उससे पहले हम चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स आपका एक कोई गाना जरूर सुनना चाहेंगे। वी हैव यू ऑन आवर शो। Okay. तो ऐसे तो ये हैम्पर आप तक नहीं पहुंचे। ये देख लो, इतना बड़ी डीले कर रहे हो आप। एक छोटे से हैम्पर के लिए। जैसे तुम्हें आते हैं न आने के बहाने, जैसे तुम्हें आते हैं
ना आने के बहाने वैसे ही किसी रोज न जाने के लिए आ, वैसे ही किसी रोज न जाने के लिए आ, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ, रंजिश ही सही फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश ही सही। क्या बात। बात बाद में तो दे दो। अरे गिफ्ट हाँ फॉर यू। थैंक यू सो मच। क्या कमाल का रैपिड फायर था, मजेदार, मजा आई पक्का। वेल माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अभी एक म्यूजिक इंडस्ट्री में एक बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। एक बहुत ही कमाल के गायक जिन्होंने कई कमाल के गाने डिलीवर किए, जुबिन गर्ग जी, हाँ उनका देहांत हुआ और बहुत ही कह सकते हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि इतनी कम वो उम्र में बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बहुत बड़ा लॉस है। मतलब आज के लोग कितना उनको जानते हैं, या बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि इन्होंने कौन सा गाना गाया है। तो उन्होंने बहुत बहुत सारे हजारों की तादाद में गाने गाए, इंडियन, हिंदी और भी बहुत सारे लैंग्वेज, बंगाली गाने गाए बहुत सारे। तो जुबिन का सिर्फ एक नाम नहीं था, मतलब वो एक इंसानियत बोल सकते हैं, इंसानियत थी। मैंने इतना सुना, मैं उसे कभी मिला नहीं पर्सनली, पर मैंने इतना सुना उनके बारे में कि वो बोलते ना फकीर फकीर की किसी चीज से लेना देना नहीं है। शो करके आ रहे हैं, अगर कोई उनको मिल गया रास्ते में कि मतलब होता ना कि दादा खाना नहीं खाया, मतलब खिला दो, वो ऐसे निकालते पैसा पूरा शो का, ये लोग उसको पैसे से मतलब ही नहीं, वैसे वाले इंसान। तो वो बहुत बड़ा लॉस है। उनको ट्रिब्यूट देने के लिए कोई गाना? मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी उनके लिए ट्रिब्यूट किया था, मैं यहाँ पे भी गा सकता हूँ। और मतलब उनको ट्रिब्यूट जितना उतना वो कभी पूरी नहीं होगी, कभी वो कभी कभी पूरी नहीं होगी। तो उनका जो मुझे बहुत पसंदीदा गाना है हिंदी में, वो है जाने के चले बार। तो लेकिन अभी उनके लिए जो गाना है वो जो उनका सबसे सुपरहिट गाना है, तो मुझे कुछ पल दे गुर्बत के, फकीर हम तेरी चाहत के, रहे बेचैन दिल कब तक, मिले कुछ पल तो राहत के, चाहत पे इश्क पे हाँ लुटा दूं मिटा दूं, मैं अपनी खुदी सनम पे हाँ लुटा दूं मिटा दूं, मैं ये हंसती आली रहम वाली याली, यार पे कुर्बान है सभी, याली रहम वाली यारी, ये मेरी जाए जिंदगी। सारे 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 रोंगटे खड़े हैं मेरे ये गाना सुनने के बाद में। बहुत कमाल गाते हैं आप, मतलब इसलिए नहीं कि आप गेस्ट हैं हमारे शो पे हैं, तो मेरे कहने से क्या ही होता है, आई एम नथिंग, लेकिन बस इतना ही कह सकता हूँ कि जब आप गाते हैं तो मन करता है कि बस कि चलता रहे, रुके नहीं, सुकून आ जाता है अंदर। बस वो जो सुकून है वही उस मंदिर के लिए है। वो सुकून वो फील हो रहा है। हाँ, वो उनके लिए नहीं हो सकता है। ये अब एग्री करता हूँ मैं भी साथ में आप। सच में। मैं कोई भी चीज ना राहुल भाई, मीन्स मैं वो बोलता हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया, मैं वो बताता हूँ जो मैं खुद करता हूँ।
और ये मैं वही चीजें बता रहा हूँ आपको जो मैंने एक्सपीरियंस की है, जो मुझे मिला है। आपको वो चीजें एक्सपीरियंस करने के लिए उस रास्ते पे जाना पड़ेगा। तो ये है, ये उनका ही है, मेरा मतलब मेरी औकात ही नहीं है भाई। मैं क्लासिकली ट्रेंड हूँ ही नहीं, मुझे म्यूजिक नहीं आता, मैं क्लासिकली ट्रेंड बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझसे आप राग पूछ लो, मुझे नहीं आते राग। एंड आप इतने मुश्किल मुश्किल गाने गाते हैं शोज में, जिनको मुझे लगता है कि बिना राग के जानकारी के नहीं गा सकते, जितना मेरी मुझे भी नहीं पता, कैसे होता है। भगवान कसम नहीं पता। वो करवाते हैं और मैं करता हूँ, बस इतना पता है मुझे। आपने जो गाने परफॉर्म किए हैं वो ऐसे बहुत सारे ट्रेंड, जिन्होंने 10-10 साल 15-15 साल ट्रेनिंग ली है क्लासिकली, वो भी उस तरीके से नहीं निभा पाते जिस तरीके से आप निभाते हैं। मतलब आपके बहुत सारे ऐसे गाने बस जैसे हाँ, बस वही है जो है। अरे सिखाने वाली एक बात में मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, जो आपने बताया ना 10-15 साल से लोग सीखते हैं, नहीं कर पाते। रीजन है सिखाने का। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि जो बहुत अच्छा सिंगर है या बहुत अच्छा गायक है क्लासिकली, वो बहुत अच्छा टीचर हो। ये ऐसा नहीं कि जो बहुत अच्छा टीचर हो बहुत अच्छा है। मैंने जो एक्सपीरियंस किया है मेरे स्टूडेंट्स के साथ, मतलब मैं म्यूजिक क्लासेस भी देता हूँ, तो जैसे अभी मेरा 9-10 साल का एक्सपीरियंस हो गया एज अ मेंटर रियलिटी शोज। तो जैसे हर मरीज, हर मर्ज का अलग अलग ट्रीटमेंट होता है, वैसे ही हर स्टूडेंट की वीकनेस का उसके हिसाब से ट्रीटमेंट होता है। मीन्स उसके हिसाब से उसको टेक्निक्स बताता हूँ कि भाई, जैसे सपोज बहुत सारे लोग होते हैं जो ऊपर गाने के लिए जाते हैं और गला क्रैक हो जाता है, बहुत हायर नोट नहीं जाते हैं, तो उसकी अलग टेक्निक है। वो सारी टेक्निक्स मैंने मेरे इंस्टाग्राम पे 3 लाइव क्लासेस रखे थे कि जैसे हर इंसान फीस पे नहीं कर सकता, तो मैंने उनके लिए वो सारी 3 लाइव क्लास करी। तो इसमें सब कुछ बता दिया कि आप ये करो। जितने लोग कर रहे होंगे या जो करेगा, मैं मतलब पूरे कागज पे साइन करके दे सकता हूँ कि उसको अगर सही तरीके से किया है, सही तरह से किया है ना प्रैक्टिस, 1 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर उसको रिजल्ट मिल जाएगा अपने अंदर। और मैंने किया है, मेरे पास बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो 7-7, 8-8 साल सीखे हैं क्लासिकल, उनसे साल लगाते नहीं बनता, साल ही लगता उनसे। मेरे पास 2 महीने की क्लास करके वो कीबोर्ड बजाने लगे और उनको अपनी गलतियां समझ में आने लगी। क्योंकि जब तक आपको आपकी गलती नहीं समझ में आ रही है, आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। इम्प्रूवमेंट के लिए आपको आपकी गलती पता होनी बहुत जरूरी है। अच्छा, आपने हम लखनऊ में पॉडकास्ट कर रहे हैं, आपने मुंबई की म्यूजिक इंडस्ट्री में भी बहुत काम किया है, लखनऊ में भी थोड़ा बहुत जरूर किया होगा, तो क्या डिफरेंस पाते हैं, कैसी लगती है लखनऊ की म्यूजिक इंडस्ट्री? सिंसियरिटी नहीं है लखनऊ के जो म्यूजिशियंस हैं, ये म्यूजिक इंडस्ट्री ऑफ यार, एक सिंसियरिटी होती है। वैसे मुंबई में जिनके साथ हम लोग काम करते हैं, सब वहाँ का सबसे 3rd क्लास का आर्टिस्ट, जिसको मतलब 3rd क्लास का कोई भी नहीं होता, पर जो सबसे लास्ट नंबर पे आता है ना, वो भी यहाँ के आर्टिस्ट से करोड़ गुना अच्छा है। रीजन, वो बहुत डेडिकेटेड रहता है अपने काम, बहुत डेडिकेटेड। मतलब अगर उनको बोला गया ना कि ये गाना रेडी करके लाओ, तो वो लिख के लेके आते भाई। हवा में नहीं होता कुछ भी कि हाँ अरे कर लेंगे हो जाएगा। यहाँ पे तो कुछ आर्टिस्ट ने मेरे को बोला कि अगर आपको ये गाना एज इट इज बजवाना है भैया, तो 1 महीना लगेगा। 1 महीना? हम लोग 3 दिन में 40-40, 50-50 गाने करते हैं शो पे, रियलिटी शो पे। और कैसा बजता है वो? एज इट इज एक पीस बजता है। 8 पीस नहीं बैंड होता है यार, 2 गिटारिस्ट, 1 ड्रमर, ढोलक, तबला, 2 कीबोर्ड, खत्म। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि रियलिटी शोज में ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं कि फिक्स होता है, पैसे देने पड़ते हैं और कोई रियलिटी, देयर इज नो रियलिटी इन रियलिटी शोज। इस पे ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं। 1 रुपया भी नहीं देना पड़ता रियलिटी शो में जाने के लिए, ठीक? अगर जो लोग ये बोलते हैं उनको पूछो, आपके ऑडिशन देने गए, ऑडिशन के फॉर्म का पैसा आपसे लिया गया? नहीं लिया जाता, वो फॉर्म फ्री में तो नहीं आया, छपते हैं पैसे। आप जिस रूम में, जिस वेन्यू पे ऑडिशन देने जाते हो, ऑडिशन बुक किया जाता है वेन्यू। और ऐसे ही पूरे इंडिया में होता है। तो हम लोग पूरा इंडिया ट्रेवल करते हैं, हम एक इंसान से कितना पैसे ले लेंगे आप बताओ? 2 लाख रुपए? 2 लाख रुपए मोस्टली लोग 2 से 2.5 लाख रुपए बोलते हैं, 3 लाख बोलते हैं। वो 3 लाख का तो हमारा वेन्यू होता है यार। ये पैसे वाली बात एकदम झूठी है, एकदम झूठी, 100% झूठी है। और दूसरी चीज, बहुत लोग को प्रॉब्लम पता है क्या है? उनको रियलिटी शो
और लोकल शो में फर्क समटाइम्स नहीं समझ में आता है। तो जो लोकल शोज होते हैं वो आपसे पैसे लेते हैं, तो रियलिटी शो में जाने का आपसे एक भी रुपया नहीं लिया जाए, वो प्योरली आपके टैलेंट पे होता है। आप टैलेंटेड हैं, आपके काम में दम है, तो डेफिनेटली आप सिलेक्टेड होंगे ही होंगे। आज बहुत से लोगों का मिसकंसेप्शन जो है क्लियर हो जाएगा हाँ। कि हाँ फ्यूचर बहुत से लोगों का ये मानना है, देयर आर ह्यूज नंबर जिनका ये कहना है कि यार वो एक सोचो ना चीज, एक टीम लाखों रुपए खर्च करके यहाँ पे आई ऑडिशन लेने के लिए, क्यों? ताकि अच्छे सिंगर्स हमें मिले, सिंगर सिलेक्ट करने हैं ना कि रिजेक्ट करने हैं। अब अगर वो टीम सिलेक्ट करने आई है तो सिलेक्शन का आपसे पैसा क्यों मिलेगा? क्योंकि वो खुद लाखों रुपए खर्च करके आएगी पूरी टीम। 10 से 12 लोगों की टीम फ्लाई करके आती है यहाँ पे, होटल स्टे, खाना, वेन्यू, म्यूजिशियंस, उन पे खर्चा करिए ना। अब ऐसा तो नहीं कि वो खर्चा आपसे लेगी, नहीं, ये सिर्फ एक मिसकंसेप्शन है लोगों के अंदर। आपका यू बोर्न एंड बॉर्न इन लखीमपुर, तो लखीमपुर से जुड़ी कोई खास याद, खास बात, या लखीमपुर क्यों इतना जन्मभूमि है तो हाँ। डेफिनेटली बहुत प्यारी होगी, लेकिन एक बात जो आपको बहुत कनेक्ट करती है लखीमपुर से। ऑब्वियसली कनेक्ट तो परिवार करते हैं लखीमपुर में, जो मेरा परिवार है वो कनेक्ट करता है, लेकिन लखीमपुर की जो चीज मैं बहुत मिस करता हूँ, मुंबई में मेरा पागलपन नहीं दिखा सकता, पागलपन कर नहीं सकता। लखीमपुर में मुझे मेरा पागलपन बहुत याद आता है, मुझे मेरा वो रूम बहुत याद आता है। जैसे मुंबई में हम अगर हाई नोट की प्रैक्टिस कर लें तो समटाइम्स सोसाइटी कंप्लेंट कर देती है कि भाई थोड़ा कम आवाज करो, ऊपर डिस्टर्ब हो रहा है। लखीमपुर में क्या था, मैं पहले बैंड में कीबोर्ड बजाया करता था, ब्रास बैंड नहीं होता शादी बारातों वाले, तो उसमें कीबोर्ड बजाया, तो हेडफोन कान में लगाया और पूरी दुनिया से डिस्कनेक्ट, रोड पे चिल्लाता जा रहा हूँ, गाता जा रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि हेडफोन में गा रहा हूँ, मुझे कोई नहीं सुन रहा, और ना बिल्ली ने आंख बंद करके दूध पिया, उसको कोई नहीं देख रहा। तो वो अपना लिया था मैंने कि मैं हेडफोन ठोका है कान में और गाता जा रहा हूँ चिल्लाते चिल्लाते रोड पे, पागल समझ रहे थे लोग। लेकिन हाँ ये भी सच है, मैं बाकी लोगों को बताना चाहता हूँ कि पागलपन चाहिए, म्यूजिक में पागलपन ही चाहिए। वो शर्म जो होती है ना, अरे यार ये देख रहा है क्या सोच रहा होगा, अच्छी अगर नहीं ये मत करो, ये वो भूल जाओ। आप म्यूजिक में डूबना चाहते हो तो फिर दुनिया से डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा। ओके, म्यूजिक में डूबना, म्यूजिक की बात चल रही है, तो नेम योर 5 फेवरेट सिंगर्स। जो रूप कुमार राठौर साहब, शंकर महादेवन साहब, ठीक, एक टाइम पहले राहत अली साहब भी बहुत फेवरेट है, आज भी उनके गाने गाता हूँ मैं। अरिजीत सिंह जी, मास्टर सलीम साहब को बहुत गाते थे वो। अभी मैंने पंजाबी गाना बंद किया, तो मैं पंजाबी ही गाता, ऑलमोस्ट पंजाबी सॉन्ग्स ही गाता। सॉन्ग्स के मामले में बोल पाना मुश्किल है, पर हाँ सिंगर्स में ये 5 मेल हो गए, अगर हम फीमेल्स की बात करें, श्रेया घोषाल जी ऑब्वियसली बात, और अपनी शिल्पा राज, ये मुझे बहुत पसंद है। नंदिनी श्रीधर जी बहुत पसंद है, बहुत अच्छी सिंगर है, मैं नाम भूल गया मैं। अरे यार कहना सोचा था नाम क्यों, किसा तो सोच करता हूँ मैं। यहाँ पे भूला वाला मीम ऐड करें। भूला अरे नाम क्या है थी? नहीं, श्री जी, वो विप्रो की वॉइस मेरे को बहुत पसंद। अरे याद आएगा फाइनली। उन लड़कों को क्या कहना चाहेंगे जो सिर्फ गाना और गिटार इसलिए सीखते हैं कि और अच्छा रौला होगा, आसपास थोड़ी फीमेल फैन फॉलोइंग होगी? कितने दिन तक? गुड क्वेश्चन। कितने दिन तक? बबल्स होते हैं, बबल्स उठते फूट जाते, वो म्यूजिक वो काम है ही नहीं ना। म्यूजिक में बोला ना, शुरू में ही बोला मैंने ये कि वो लिटरली एक तपस्या है, करोगे तो फल मिलेगा। और एक चीज और बोलता हूँ, जैसे हवा है दिखाई नहीं देती, बिजली है दिखाई नहीं देती, ठीक, सेम वैसे सुर है पर दिखाई नहीं देता, भगवान है पर दिखाई नहीं देता। तो बहुत सारे हमारे संत लोगों ने भी बोला है कि जो म्यूजिक करते हैं वो भगवान को बहुत जल्दी पा सकते, मतलब भगवान के बहुत करीब है, क्योंकि हम सुर साधना करें ना, सुर एक साधना है, भगवान को पाने के लिए लोग साधना भी करते हैं। जिसने सुर साध लिया उसने समझ लो भगवान को पा लिया, एक साधक होता है म्यूजिशियन, अगर सच्चा म्यूजिशियन। पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं? एक पैसे कर लिए। आपके यूपी के फेवरेट चीफ मिनिस्टर अब तक? इस वक्त यूपी की जो दशा देख रहा हूँ, ऑब्वियसली बात है योगी जी बहुत, मतलब बेस्ट, अब तक के सबसे बेस्ट सीएम जो है योगी जी। प्राइम मिनिस्टर
मोदी जी के बाद किसको चाहते हैं आप कि बनना चाहिए? योगी। श्योर? लीग में शायद मैं भी। रीजन है देखो, ठीक है, जाति धर्म वाद विवाद, अलग चार बर्तन जहाँ एक जगह होंगे आवाज होगी, खटर पटर होगी, मारकाट होगी। हर पर- पार्टी में है। वो जाति धर्म विवाद वाद वो है किस जगह पे? भारत। तो सबसे पहले कौन खड़ा हुआ? भारत। जो इस भारत की इज्जत जानता है, हम उसकी इज्जत करेंगे, सिंपल सी। पहले ही भारत है, उसके बाद हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जाति विवाद ये सब है। पहले भारत। देश से पहले कुछ नहीं। हाँ, उससे पहले कुछ सच में कुछ। यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो जिंजी के हैं आजकल का जो यार ये जेनजी Generation. क्या है, एनजी क्या है, मेरे को पता नहीं, तो सच बोलूं तो। पर देखो यूथ को जेनजी जो 1997 के बाद जन्मे 2000 एंड इस सच बोलो, मैंने वर्ड ही पहली बार सुना, पता है? ओके। ये वर्ड मैंने पहली बार सुना, जेन जी, जेन वाई। लेकिन देखो मैं खुद भी इसी यूथ का हूँ, तो मैं कुछ उनको सलाह दूं और वो माने ऐसा जरूरी भी नहीं, क्योंकि वो भी मेरी मेंटेलिटी वाले हो। यार अगर कुछ पाना है, अगर सच में जिंदगी में कुछ पाना है या जिंदगी में सच में कुछ करना है, तो डेडिकेशन। हर एक चीज दुनिया में, हर वो चीज डेडिकेशन मांगती है जो आप करना चाहते हो। जो लोग बोल रहे होते हैं अभी आपकी गिटार बजा के बोलते हैं गर्ल फैन कॉलेज मुझे, उसके लिए डेडिकेशन चाहिए यार, सीरियसली। तुमको फिर डेली गिटार बजा के वहीं पेड़ के नीचे बैठ के लोगों को गाना सुनाना पड़ेगा ना, तब जाके कोई एक आधी लड़की आएगी, ओ माय गॉड ये तो मेरे सपनों का राजकुमार है, वैसा होगा। है ना? तो हर चीज दुनिया में डेडिकेशन मांगती है। अगर आपको जिंदगी में सक्सेस होना है, सच में सक्सेस होना, तो जिस दिशा में आप सक्सेस होना चाहते हो उस दिशा में मेहनत। सिंपल है, मंजिल आपके नाम चल के नहीं आती, आपको मंजिल खुद चल के नाम होता है। रास्ता सही पकड़ो। रास्ते का चयन बहुत जरूरी है इसमें। हमारे गुरु जी बोलते हैं कि गलत दिशा में रखा हुआ एक कदम तुमको मंजिल से कोसों दूर लेके जा सकता है। तो रास्ता, सही रास्ता, आप रास्ते में तो चल रहे हो पर सही रास्ते में चल रहे हो क्या? जैसे बहुत सारे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं पर सही प्रैक्टिस कर रहे हैं क्या? हर चीज में है, हर एक चीज में है। आप जो लाइफस्टाइल जी रहे हो वो सही लाइफस्टाइल जी रहे हो, वो है। मतलब सोच समझ के एकदम सही डायरेक्शन में जिस दिन चलने लगेंगे ना सारे, सीरियसली मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जो चाहेंगे अचीव करेंगे जिंदगी में। मुझे श्योरिटी है कि व्यूअर्स जानना चाहेंगे आपकी लव लाइफ के बारे में। सो पहले तो ये नहीं। मैरिड अभी या सिंगल? सिंगल हूँ एकदम। तो बता दीजिए कुछ व्यूअर्स को हाँ मैं एकदम कैसी सिंगल हूँ, कैसी भगवान की कसम। नहीं तो कैसी आप पार्टनर में क्या क्या खूबियां होनी चाहिए कुछ? यार देखो, पार्टनर वो सबसे अच्छी है जो आपको बिना कुछ कहे समझ ले, आपकी शांत रहने के पीछे रीजन समझ ले। और होता है ये सच में होता है। जब आप बात करते हो या हेलो बोला या, तो आपकी आवाज से समझ जाए कि क्या हुआ, कुछ हुआ है या प्रॉब्लम समझ जाए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, वो उस प्रॉब्लम में आपके साथ खड़ी है, बस कंधे से कंधों मिलाने वाली चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं कि वो कमाती हो या नहीं कमाए। हम चला वो क्या बोलते हैं, पल्लेदारी होते ना, सामान ढो ढो के कमा के खिला लेंगे, पर वो ईमानदारी से जो खड़ी रहेगी ना साथ में, वो मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम पे ज्यादा बचे हैं। 100 में 2 से 3% लोग ही होंगे। देखें, आपने सुने नहीं ना हल्के के कांड? बहुत सुने भाई, नीला ड्रम जिंदाबाद। हमारे मुंबई में मेरे घर के पास में ही टाइल वाला कांड हुआ है। हाँ भाई मैं टक्कर आने के बचाओ। डेंजरस चीज है, इसीलिए मैं अभी तक सिंगल हूँ, वरना आज मैं भी किसी नीले ड्रम का शिकार होता। नहीं नहीं नहीं, सारी सारी मुस्कान सारी मुस्कान झूठी नहीं होती है। नहीं होती। वेल कोई नहीं। सो इट वाज अ ग्रेट पॉडकास्ट विद यू। मैं चाहूंगा कि आप हमारे व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहें प्लीज। सारे मैसेजेस दे चुका हूँ, अब वॉइस नोट देता हूँ। मुझे बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगा राहुल भाई के साथ पॉडकास्ट करके। अभी तक इन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन दिया, मैं इनका इंट्रोडक्शन देता हूँ। इज अ वेरी गुड आरजे, बहुत
अच्छे इंसान है, बहुत सिंपल और स्वीट इंसान है। वो जितना दिखाते हैं आप लोगों को कि हम्बल है, उससे 10 गुना ज्यादा हम्बल है एक्चुअली। और सबसे अच्छी चीज, लोगों को कैसे इज्जत देनी है, लोगों को कैसे प्यार देना है, ये राहुल भाई बखूबी जानते हैं, जिसकी वजह से हम खुद इनके दीवाने हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है, राहुल भाई को ढेर सारा सपोर्ट कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। ये बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट डिजर्व करते हैं, और वहां तक ले जाने का जिम्मा आप लोगों का ही है, क्योंकि जनता जनार्दन है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच राहुल भाई। अभी मैं रोना नहीं। आई एम जस्ट ओवरवेल्म्ड। मैं थोड़ा ऐसा बहुत कम होता है कि मैं बोल ना पाऊं, बट अब ये सब हो रहा है कि मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। वेल, सेशन खत्म करने से पहले वी हैव समथिंग फॉर यू। ये आपके लिए, और ये एक छोटी सी भेंट हाय 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 ये हाय, आपके लिए। वाह यार, बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर।